हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दल बदल कानून। एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में जानेंगे। ये लागू कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। तो हम चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले दल बदल कानून। तो दल बदल कानून है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी को जानकारी है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद में 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। उसके बाद लगातार आम चुनाव हो रहे हैं और उस टाइम कांग्रेस पार्टी एक प्रभावी पार्टी के रूप में, यानी एक बड़ी पार्टी के रूप में भारत में थी कांग्रेस पार्टी। तो यह पार्टी लगातार 1967 तक अपने प्रभुत्व कायम रखी, यानी केंद्र में व राज्य में, केंद्र और राज्य सभी के चुनाव में इसने प्रभुत्व कायम रखा। धीरे धीरे 1967 के बाद में कई राज्यों में इसको बहुमत नहीं मिला। तो इस पार्टी ने अपनी सरकार बनानी चाहिए, और अपनी सरकार बनानी चाहिए तो सरकार बनाने के लिए विधायकों को या फिर सांसदों को इधर से उधर करना पड़े, यानी एक दल से दूसरे दल में बदलना पड़े। तो इस प्रकार 1967 से इसे कानून की मांग होने लगी कि 1967 से इस कानून की मांग होने लगी, यानी सबसे पहले 1967 में इस कानून को लाने की बात करने लगे। आप देखते हैं कि यह कानून 1985 में जाकर आया, यानी 18 साल बाद यह कानून अपने रूप में आया। यानी 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1985 में बना दिया गया। उस टाइम सरकार थी भारत में राजीव गांधी की, और राजीव गांधी को लगा कि अब इस कानून को हमें लागू कर देना चाहिए। तो उस समय इस कानून को लागू कर दिया। तो 1 मार्च 1985 को इस कानून को दल बदल कानून को लागू कर दिया गया। इस दल बदल कानून को लागू किया गया उस टाइम 52वां संविधान संशोधन किया गया। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंदर 4 आर्टिकल थे, 4 अनुच्छेद थे। उसमें संशोधन किया गया 101, 102, 190 और 191। ये 4 आर्टिकल थे जिसमें इसमें संशोधन किया गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था 1985 में। और इस संविधान संशोधन में 4 बातें बताई गई थी जो महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली बात ये थी कि दल बदल कानून कब लागू होता है, यानी अगर कोई दल बदल कर लेता है तो उसमें जो विधायक होता है या सांसद होता है उसको योग्य है या अयोग्य है उसके प्रति, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वेच्छा से पार्टी से इस्तीफा, या फिर त्याग पत्र देना। यानी जिस पार्टी से हमने चुनाव लड़ा है उस पार्टी से अगर हम त्याग पत्र दे देते हैं तो हम अयोग्य घोषित हो जाते हैं सदन के प्रति। यानी अगर विधायक है तो विधायक चला जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अगर संसद है तो संसद भी अयोग्य हो जाएगा। यानी अगर जिस मकसद से, जिस पार्टी के साथ में, जिस चुनाव चिन्ह के साथ में हमने चुनाव लड़ा है, अगर उस पार्टी से त्याग पत्र दे देते हैं तो हम अयोग्य घोषित होंगे। दूसरा इसमें बताया गया है कि पार्टी जो व्हिप जारी करती है, अगर इस व्हिप की अवहेलना करते हैं, यानी अवमानना करते हैं, तो भी हम क्या हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं।
अगर पार्टी की जो व्हिप जारी करती है उसकी अवहेलना करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और व्हिप यानी सचेतक शब्द होता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो बनाइए इसके ऊपर, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब तीसरी बात थी इसमें, अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर एक पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी बना लेते हैं, एक पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी बना लेते हैं, तो वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। जैसे 60 है, 60 में से 60 का 1/3 देखें तो 20 सदस्य है। अगर 20 सदस्य है तो ये अलग पार्टी बना लेंगे तो ये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। इसी प्रकार से चौथा देखिए, तो इसमें पार्टी मर्ज, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। अगर इसमें क्या नियम है, इसमें 2/3 सदस्य है। अगर पूरी पार्टी के 2/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। तो इसमें दिया गया 2 जो अयोग्य के लिए और 2 बताए गए हैं योग्य के लिए। इनमें भी एक प्रॉब्लम आई थी कि ये दोनों है, ये दोनों व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं होते हैं, ये दोनों समूह पर लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत है वो अगर इस्तीफा देता है तो अयोग्य घोषित होगा, ये पहला बताया। और इसी प्रकार से इसमें अगर सदस्य मर्ज होते, इसमें 2/3 सदस्य है, अगर किसी पार्टी में चल जाते हैं तो मर्ज होंगे तो वह अयोग्य घोषित नहीं होंगे, इसमें भी अयोग्य घोषित नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में क्या होते हैं, अयोग्य घोषित होते हैं। तो यह इस नियम की विसंगतियां थी। आगे देखते हैं इस नियम में और सुधार किया गया। तो इस दल बदल कानून ये नियम है, इसमें किया गया 2003 में 51वां संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन, उसमें संशोधन किया गया दल बदल कानून में। तो उस टाइम 51वां संशोधन हुआ था, उसमें 2 बातें थी। पहली बात तो थी मंत्रियों की संख्या निश्चित करना, मंत्रियों की संख्या का निर्धारण, यानी कि लोकसभा और विधानसभा उसमें जो संख्याएं हैं उनमें कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उनकी संख्या का निर्धारण करना था। और दूसरा था इसमें दल बदल पर, दूसरा क्या था, दल बदल पे। पहला मंत्रियों की संख्या पर, दूसरा दल बदल पर। हम दल बदल पे बात कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया था। ये 51वां संविधान संशोधन, इसमें बताया गया था अयोग्य किन किन को हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं और कब अयोग्य घोषित कर सकते हैं, यानी यह लागू किन किन के ऊपर होता है। विधानसभा सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, इन मनोनीत सदस्य, इनके ऊपर यह लागू होता है। अब देखो मनोनीत सदस्य, उन मनोनीत सदस्य के लिए एक बात आती है कि अगर वह 6 महीने के अंदर, अपने निर्वाचित होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको अयोग्य करार दिया जा सकता है। उनको क्या दिया जा सकता है, अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो ये थे अयोग्य के कारण। और इसमें 2 अपवाद है, किनको लागू, ये नियम किनके ऊपर लागू नहीं होता है, यानी किनको हमें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। एक तो मर्ज पार्टी, यानी जब पूरी पार्टी 2/3 भाग मर्ज होता है तो उनको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। और दूसरा जो स्पीकर होता है या फिर पीठासीन अधिकारी बोलते हैं जिसे, जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है उसको हमें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। अब देखते हैं आगे। पीछे बताया था कि 1/3 सदस्य अगर छोड़ के जाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पीछे बताया था उसमें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया कि 1/3 सदस्य अगर छोड़कर जाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन जब 2/3 सदस्य छोड़कर जाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। ये अलग से पार्टी बना सकते हैं,
अलग से पार्टी बना सकते हैं। ये मर्ज भी हो सकते हैं, तो इनका अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। अब इसमें आगे बताया गया है कि जो अयोग्य घोषित करता, अयोग्य घोषित इनको किया जाता है, तो उनका अधिकार किसका होता है? तो पीठासीन अधिकारी का। जो पीठासीन अधिकारी, सदन का पीठासीन अधिकारी, जैसे विधानसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में सभापति ये क्या होते हैं? इनको अधिकार होता है। आगे इसमें 91वें संविधान संशोधन में एक बात और कही थी कि जो ये निर्णय कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी, उनका निर्णय अंतिम होगा इनका निर्णय। लेकिन इस बात को बाद में नकार दिया गया, यानी उन्होंने बताया कि अंतिम होगा और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन इसको बाद में नकार दिया गया कि इसको न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो उसमें आधे राज्य भाग लेते हैं। कोई कानून बनता है तो उसमें आधे राज्य कोई भाग लेते हैं, लेकिन दल बदल हुआ था तब आधे राज्यों ने भाग नहीं लिया था। तो उसके बाद में कोर्ट ने इसको नकार दिया कि ये अंतिम फैसला नहीं होगा, ये इसको कोर्ट में भी क्या किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है। तो इस दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो राजनीति थी वो अस्थिर होने लग गई। राजनीति कहां पे आ गई? अस्थिरता में आ गई। अगर राजनीति को स्थिर करना है तो जो सदस्य हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ बैन लगाना पड़ता है, प्रतिबंध लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो अस्थिरता पैदा हो जाएगी, और जब अस्थिरता पैदा होगी तो सभी सरकारें अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो उस समय सुशासन लागू नहीं हो सकता है। अतः राजनीतिक समस्या का वैधानिक समाधान का यह एक तरीका ढूंढा गया। किसे? दल बदल कानून को। तो दल बदल कानून 1985 ये है। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।